तो बच्चों, आज कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हो चुका है, तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ हम एक एक नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 तक, उनको हल करेंगे इस वाले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, बहुपद एक्स वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, -2 और -5। तो आपको मैं ये सारे हल करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसे आया आंसर। तो चलिए हम इसको हल करके भी देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है एक्स वर्ग धन 7x धन 10 बराबर 0। ये हमारा प्रश्न है। यहाँ 0 नहीं है, शून्य ज्ञात करने, सॉरी। तो यहाँ हम इसको हल करते हैं। तो ये मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। आपको आगे और पीछे की संख्या का गुणा लेना होता है। जैसे आगे कुछ नहीं, मतलब कितना मानते हैं हम, 1, और पीछे कितना है यहाँ पे 10, तो इनका गुणा कितना आएगा, 1 और 10 का गुणा कितना आया 10। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनको हम गुणा करें तो हमें कितना मिले 10। इसके बाद हमें बीच वाले पद को, एक्स वाले पद को देखना है। एक्स वाले पद के साथ कितना है 7, और पीछे इसके चिन्ह का है प्लस का। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको हम जोड़ें तो 7 आए। तो कौन सी दो संख्याएं होती हैं, हम यहाँ 10 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। अगर आपको नहीं बनता है डायरेक्ट निकालते, तो 10 के गुणनखंड 2 से गया, कितना आया 5 एकम 5, यानी 2 और 5। तो 5 और 2 जोड़ने पे कितना हो जाता है 7, और 5 और 2 का गुणा करें तो कितना आता है 10। तो देखो हमें यहीं से उत्तर मिल गया। चूंकि सब कुछ धन में है तो पक्षांतर के बाद हमें कै में प्राप्त होगा, ऋण में। तो हम यहाँ से भी सीधे उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 नंबर का प्रश्न है तो हमें इसको हल तो करना नहीं है। पर जिनको नहीं बनता मैं उनको हल करके भी दिखा देती हूँ। इससे आपका 3 नंबर का सवाल भी कवर हो जाएगा। x² 7 को हमने तोड़ के लिखा 5 धन 2, साथ में कितना है x धन 10। अब यहाँ से कोष्टक खोलेंगे, x² धन 5 में x का गुणा हुआ कितना हो जाएगा 5x धन 2 में x का गुणा हुआ 2x धन 10। इसके बाद यहाँ पे हमने जोड़े बनाए इनके। यहाँ से दोनों के पास क्या उभयनिष्ठ आ रहा, x। यहाँ से x की घात 2 थी, 1x बाहर आ गया, 1x यहाँ पे रह जाएगा। धन यहाँ से x बाहर आ गया, कौन बचा 5। धन यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ है 2, 2 का 2 में भी भाग जाता है और 10 में भी। यहाँ से हमने 2 को उभयनिष्ठ लिया तो कितना बचा यहाँ पे x। धन यहाँ कितने बार भाग गया हमारे, यहाँ कितना बचा 5। देखिए दोनों कोष्टक एक से आ गए। मैंने पहले बताया था कि हम ध्यान देंगे, यदि हमारे दोनों कोष्टक एक जैसे आ रहे तो हम सही कर रहे हैं, और अगर दोनों कोष्टक अलग अलग आते हैं तो हमारा उत्तर सही नहीं आ रहा है। तो कोष्टक एक जैसे, इनको हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब दोनों को उभयनिष्ठ, दोनों कोष्टकों को एक साथ लिख दिया, यानी उभयनिष्ठ लिया हमने। तो यहाँ हमारे पास कितना बचा अब x। धन यहाँ कितना बचा 2। जब हम x धन 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास ऋण का 5। और जब हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो यही हमारा आंसर था, -2 और -5। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे विकल्प भी आता है, इसके सवाल भी आते हैं। आपको विविक्त कर या फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने को जरूर ही आती है। तो इसका सही उत्तर है, जो सूत्र है वो है a, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 4 और 0। ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष निर्देशांक ज्यामिति में, अध्याय 3। इस तरीके से हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई होता है। यहाँ होता है हमारा मूल बिंदु 0 0। दाहिने हाथ की तरफ एक्स का होता है प्लस का होता है, और बाईं तरफ एक्स का होता है माइनस का होता है।
मैं आपको पेपर किससे रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि 1 महीना ही बचा है और आपको एग्ज़ाम देने, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। ऊपर की तरफ y कै में होता है, प्लस में होता है, और नीचे की तरफ y कै में होता है, माइनस में होता है। तो प्रश्न में हमें पूछा गया है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से कितनी इकाई चलना है हमें, 4। तो ये हम x अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई चलते हैं, 1 2 3 4। ये हो गया हमारा बिंदु। अब चूंकि बिंदु x अक्ष पे है तो x अक्ष का तो मान 4 हो जाएगा, लेकिन y अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 0। तो विकल्प कितना आ गया अपना सही, 4 और 0। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रश्न नंबर पहले का चौथा, यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की करनी 3 गुना है। यहाँ ध्यान देना कि जो छाया की लंबाई है यानी खंबे की छाया है वो खंबे की ऊंचाई की करनी 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 30 अंश। इसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। माना खंबे की ऊंचाई बराबर x इकाई, तो छाया कितनी हो जाएगी, करनी 3 गुना है तो करनी 3x। ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, उन्नयन कोण। तो चूंकि हम जानते हैं खंबा हमारा स्थिर होगा, ये हो गया हमारा खंबा और ये नीचे बनेगी इसकी छाया, तो ये होता है हमारा लंब या सम्मुख भुजा और ये हमारा होता है आधार या संलग्न भुजा। तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे हमारा लंब कितना है x और आधार कितना है, करनी 3x, बराबर में कितना है tan थीटा। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 1/करनी 3 बराबर tan थीटा। और त्रिकोणमिति की तालिका आप चूंकि पढ़ ही चुके हैं, तो 1/करनी 3 tan में किसका मान होता है, ये होता है 30 का, tan 30। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं, आपको आता होगा, यहाँ तक मैं आपको समझा दिया है। तो विकल्प कैसे 30 आया मैं आपको निकालना बता चुकी हूँ ये। अब हमारा अगला विकल्प प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC के तथा AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 तथा EC बराबर x ऋण 1 है, तो x का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो निकल के आता है वो है 4, विकल्प बी। इसको कैसे निकाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको निकालने का तरीका। ये आप पढ़ चुके हैं, अध्याय 6 में थेल्स प्रमेय पढ़ी है, जिसका कथन आता है, जिसे आधारभूत समानुपाती का प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चित्र के थ्रू भी समझा देती हूँ। त्रिभुज ABC, इसमें BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, रेखाखंड DE। तो जो हमारा AD बराबर है, ये है हमारा x। इसके बाद DB बराबर हमें कितना दिया है, x माइनस 2। इसके बाद अगला जो हमें दिया है AE बराबर दिया है x प्लस 2, AE हो गया x प्लस 2। और अंत में EC बराबर दिया है हमें x माइनस 1। तो यहाँ पे आधारभूत समानुपाती का प्रमेय से क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ से AD का मान हमारे पास x है और बटे में DB का मान कितना है, x माइनस 2 बराबर AE का मान कितना है, x प्लस 2 बटे x माइनस 1। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो इसका पक्षांतर इस तरफ, ये भाग में तो कै में आएगा गुणा में, और इस तरफ भाग में तो कै में जाएगा गुणा में। x के गुणा में हमारा आ जाएगा x ऋण 1 बराबर x धन 2 x ऋण 2। यहाँ x का x में गुणा हुआ x स्क्वायर माइनस 1 में गुणा हुआ कितना आ जाएगा,
एक्स। अब यहाँ ए धन बी ए ऋण बी, तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स का वर्ग ऋण 4। एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कैंसिल, यहाँ पे माइनस एक्स बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये उत्तर कितना हो जाएगा 4। अब प्रश्न क्रमांक पहले का छठवां है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। अब इसमें हमें बताना है कि इसके दो हल होंगे, अनंत अनेक हल, कोई हल नहीं या फिर अद्वितीय हल। तो ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के पर बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका विकल्प भी सही है, इसका कोई हल नहीं है। इसके बाद आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है, प्रत्येक संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें हमें भरना है भाज्य। प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है। इसके बाद अगला, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो यहाँ मैंने लिखा है कोटि, क्योंकि ये वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूर यानी आप किस अक्ष पे पहुंच गए, वाई पे, तो एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि, तो इसको कोटि बोलेंगे। इसके बाद अगला तीसरा खाली स्थान हमारा जो है वो है, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को इसका शून्यक कहते हैं। चौथा, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो ये इसका उत्तर है समरूप। यह एक खाली स्थान जरूर से ही आता है जिसमें कभी हमें वर्ग पूछा जाता है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, या फिर व्रत का आता है तो सभी व्रत समरूप होते हैं, और कभी कभी आता है सभी समबाहु त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। इसके बाद पांचवा है, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो ये होती है व्रत की छेदक रेखा। स्पर्श रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और छेदक रेखा व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद आखिरी जो हमारा रिक्त स्थान है वह है त्रिज्या आर वाले व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र। तो व्रत की परिधि या फिर क्षेत्रफल का सूत्र जरूर से ही आता है। तो व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग, पाई आर स्क्वायर। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे इसमें पहला प्रश्न है, संख्याओं 14 और 35 का महत्तम समापवर्तक 1 है, जो कि असत्य है क्योंकि 7 का भाग भी 14 में जाता है और 35 में भी जाता है। तो यहाँ 1 तो नहीं होगा इसका HCF, तो ये असत्य है। अगला प्रश्न है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ असमान होती हैं। यह भी असत्य है क्योंकि यह हमें अध्याय 10 में प्रमेय दी है, जो कि है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसके बाद तीसरा दिया है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर आंतरिक कोण है। यह सत्य है। यह अध्याय 11 में हमें दिया हुआ है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अगला प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर वर्ग होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो यह भी सत्य है। जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर वर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर आधार की त्रिज्या और एच शंकु की ऊंचाई है। यह भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदुओं -4 और 6 एवं 4 - 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। तो यह
सत्य है। यह मैं आपको हल करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो बिंदु दिए हैं वो है -4 और 6 और 4 -6 और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो कितने हैं 0 0। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र सीधा होता है x1 धन x2 बटे 2, यानी कितना हो गया, ये हमारा हो गया x1 -4 और ये हो गया हमारा x2 4 बटे 2। यहाँ कितना आ जाएगा 0 बटे 2 बराबर 0। ऐसे ही दूसरा निर्देशांक होता है y1 धन y2 बटे 2। ये m1 बटे वो m1 m2 वाला फॉर्मूला है जो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला अध्याय 7 में वहाँ से है ये। तो y1 का मान हमारा 6 प्लस माइनस 6 बटे 2, यहाँ भी कितना बचेगा 0 बटे 2 बराबर 0। तो ये हमारा सत्य है विकल्प। अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सबसे पहला है व्यापक समांतर श्रेणी AP। तो इसका उत्तर सही है B, A धन D, A धन 2D, A धन 3D और ये सोन। तो पहली का है ये B। दूसरी है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। सीमित हो तो ये परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। सही उत्तर है C। इसके बाद तीसरा है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो। तो ये अपरिमित श्रेणी होते हैं, यानी जो तीसरी जोड़ी उसका सही उत्तर होगा A, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसके बाद 3 जोड़ियाँ जो कि त्रिकोणमिति से, जो कि हमेशा त्रिकोणमिति से ही आती हैं 3 जोड़ियाँ। अब यहाँ पूछा है साइन थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा E, 1 बटे कॉसेक थीटा। इसके बाद 5वां पूछा है सेक थीटा गुणित कॉस थीटा। तो सेक गुणित कॉस हमेशा कितना होता है 1, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे हमें दिया है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस का उल्टा सेक। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ कॉस में कॉस का पूरा भाग चला जाएगा और हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा 1। इसके बाद अगली जो जोड़ी है वो पूछी गई है tan 30 का मान। ये अभी हमने विकल्प में भी हल किया था। tan 30 बराबर कितना होता है 1 बटे करनी 3। कुछ सवाल यहाँ विकल्प में वही प्रश्न भी दिए हमें और वही उत्तर भी है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है। यह अध्याय 14 में है। यहाँ पे हमें माध्यक का और बहुलक का सूत्र मिलता है। तो हमें माध्यक का पूछा गया है और पीछे जो प्रश्न क्रमांक 23 है उसमें हमें समांतर माध्य और उसके अथवा में बहुलक निकालने को दिया है। तो ये सूत्र है n धन n बटे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ L होती है जो हम वर्ग सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा बारंबारता वाला जो होता है वर्ग उसकी निम्न सीमा होती है। H वर्गांतर होता है। n बारंबारताओं का जोड़ होता है बटे 2 माइनस CF होती है संचयी बारंबारता और F उस वर्ग की बारंबारता होती है यहाँ पे। इसके बाद अगला है किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो ये सूत्र है घटना घटित होने की प्रायिकता धन घटित ना होने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है 1। इसके बाद एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो सही उत्तर है अनंत। चूंकि वृत्त अनंत बिंदुओं से बना है, जो कि परिधि वो अनंत बिंदुओं से बनी है, तो यदि एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा तो अनंत बिंदुओं पे अनंत। हाँ, एक बिंदु पे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है, ये याद रखना है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई होती है 2πr इंटू थीटा बटे 360। इसके बाद अगला प्रश्न किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इससे आता है प्रश्न हमेशा। निश्चित घटना की प्रायिकता भी आती है जो कि 1 होती है और यहाँ असंभव घटना की प्रायिकता पूछी गई है जो कि कितना है 0। इसके बाद अगला है बेलन के आयतन का सूत्र। तो ये है πr वर्ग h, जहाँ r बेलन की त्रिज्या है और h उसकी ऊंचाई है। तो ये एक एक नंबर के सारे प्रश्न हमारे
कवर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के प्रश्न हल करके दिखाऊंगी। धन्यवाद।